हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, बशर्ते हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को यूज़ कर पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब हमारे पास उतना पैसा भी होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ज़मीन के नीचे 5 ग्राम सोना पड़ा हुआ है और उसको निकालने का खर्च ही आ जा रहा है 10,000 मान लीजिए। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, किफ़ायती नहीं है वो उसको उस सामान को निकालना, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल, समाज में उसको एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मंदिर के नीचे 10 किलो सोना पड़ा हुआ है, तो क्या समाज उसको अलाउ करेगा मंदिर तोड़ के उस सोने को निकालने के लिए? नहीं करेगा ना। तो वो मंदिर के नीचे दबा हुआ सोना रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो ऐसा चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, उस चीज़ को रिसोर्स बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो रिसोर्स का डेफिनेशन आप ऐसे तैयार कर लेंगे कि हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स प्लस वो 3 कंडीशन फुलफिल करता हो, पहला, दूसरा, तीसरा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टी से याद कर लीजिए। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिक होना चाहिए, ई से याद कर लीजिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, सी से याद कर लीजिए। TEC आप ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, इससे आपका ये रिसोर्स का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात करें कुछ एग्जांपल्स का, तो रिसोर्सेज के एग्जांपल यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं। सबसे पहला तो रिसोर्स सुनते ही हमारे मन में फॉसिल फ्यूल्स का ख्याल आता है। फिर जो मेटल्स है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जितने भी जानवर, फॉरेस्ट हो गए, विंड, वाटर, सनलाइट, ये सभी, सॉइल, ये सब क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स भी एक क्या है? रिसोर्स है। चलिए, आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल, मोबाइल, पेन, ये सब रिसोर्स के अंदर आते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। ये रहा, The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. अब ऐसा नहीं है कि हर जो चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो रिसोर्स है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको रिसोर्स बनाने के लिए इंटरेक्शन होना पड़ेगा वहाँ पे। किसके किसके बीच में? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। और ये इंटरेक्शन करवाएगा कौन? ह्यूमन बींग्स करवा रहे होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी मिट्टी के नीचे यहाँ पे कोई मेटल पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम मान लीजिए। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? तो ये तो नेचर हो गया ना, मिट्टी का यहाँ पे नेचर हो गया। तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? इसको नेचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। क्या चीज़ के हेल्प से? थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, कुल्हाड़ी लाएंगे, जो भी खोदने वाला मशीन है वो लेके आएंगे, माइनिंग करेंगे यहाँ पे, और फिर इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे। जो भी संस्था होगा जो ये डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी कि ये जो निकला हुआ मेटल है या फिर जो भी रिसोर्स है उसका कैसे यूज़ किया जाएगा, सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीज़ का जो इंटरेक्शन है, नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और इंस्टीट्यूशन हो गया, इन तीनों चीज़ का इंटरेक्शन करवाता कौन है? ह्यूमन बींग्स करवाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा गया कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है रिसोर्स के मामले में। अगला यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाई मैनी। कई लोग ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज है ना, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो क्या ये बात सही है? तो ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, जब तक ह्यूमन उस पर एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक वो जो सामान है वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स तो खुद ही एक रिसोर्स के अंदर आते हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ही वो एलिमेंट है जो इन्वायरमेंट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू रिसोर्सेज। मान लीजिए यहाँ पे कोई ज़मीन है, इस ज़मीन में यहाँ पे कहीं मिट्टी के नीचे सोना पड़ा हुआ है, तो जब तक ह्यूमन बींग्स उसको निकाले ना, उसको यूज़ ना करे, तब तक क्या ये रिसोर्स कहलाएगा? नहीं। तो ह्यूमन बींग्स ही जो है किसी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। तो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, समझ रहे? ह्यूमन बींग्स को उसके ऊपर काम करना पड़ता है।
तो इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसे करके दे देंगे। तो आपको ये जितना ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है बीच में, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर हम देख रहे थे तो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे आपको बोल सकते हैं कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन 4 डिफरेंट बेसिस। तो 4 डिफरेंट बेसिस ये रहा, इसके ऊपर हम देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो रिसोर्स कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो उस बेसिस पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जा सकता है। क्या तो वो रिसोर्स बायोटिक होगा, नहीं तो अबायोटिक। मतलब नेचर के अंदर अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई करें ना, तो उसको 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप होगा जो बायोटिक रिसोर्स होगा और दूसरा ग्रुप होगा जो अबायोटिक रिसोर्स होगा, ठीक है। ये बायोटिक रिसोर्स अबायोटिक रिसोर्स क्या है क्या नहीं है थोड़ी देर में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो रिसोर्स खत्म होगा कि नहीं, उस बेसिस पे भी रिसोर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। क्या तो वो रिसोर्स रिन्यूएबल होगा या फिर नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करें तो वो रिसोर्स 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। क्या तो इंडिविजुअल, नहीं तो कम्युनिटी, नहीं तो नेशनल, नहीं तो इंटरनेशनल, ठीक है। अभी सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अभी सिर्फ नाम पढ़ के बता रहे हैं। और चौथा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है। तो उस बेसिस पर रिसोर्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या तो वो रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है, नहीं तो डेवलप्ड रिसोर्स, नहीं तो स्टॉक, नहीं तो रिजर्व, ठीक है। तो अब इस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए आप एक छोटा सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिन के लिए अगर आप ओ लेटर लेते हैं, ओरिजिन के लिए ओ लेते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के लिए ई लेते हैं, फिर ओनरशिप के लिए अगर ओ ले लेते हैं और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के लिए एस ले लेते हैं, तो ये ओ ई ओ एस एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। इससे आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। ओ फॉर ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 वर्ड याद रखेंगे तो आपको ये पूरा चीज़ आ जाएगा दिमाग में। तो अभी तक हमने 4 चीज़ कवर किया है। सबसे पहला व्हाट इज़ रिसोर्स विद एग्जांपल। नंबर 2 नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फिर नंबर 3 हमने देखा कि रिसोर्सेज आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, समझे। और चौथा चीज़ हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब हम डिटेल में देखेंगे इन सब चीज़ों को कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, इन सभी का डेफिनेशन देखेंगे। थोड़ी देर पे आते हैं इस क्लासिफिकेशन पे भी, पहले यहाँ पे कवर करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमने अभी देखा ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स। तो हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो बायोटिक रिसोर्स का मतलब खुद ही मन में निकल के आ जाएगा। ऐसे रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड या फिर डिराइव फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जो लिविंग थिंग से रिसोर्सेज डिराइव होते हैं ना, लिविंग थिंग से, उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। इससे एग्जांपल होगा ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, ठीक है, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब आते हैं बायोटिक रिसोर्स में। और अबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं, एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, हर चीज़, ठीक है, वाटर, एयर, सनलाइट। तो बस इतना ही आपको डेफिनेशन तैयार करना है और इसका एग्जाम्पल्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। तो आपको लिखना होगा बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, डेफिनेशन लिखिएगा और एग्जाम्पल। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होना कोई चीज़, ठीक है। तो ख़त्म होने के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रीन्यू हो सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसको आप छोड़ देंगे तो ये वापस जितना क्वांटिटी में था वो वापस उतना क्वांटिटी बन जाएगा यहाँ पे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे एग्जांपल होते हैं सोलार एंड विंड एनर्जी, फिर वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट को अगर काट के हटा देंगे तो वो थोड़ी रिन्यूएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप फॉरेस्ट को छोड़ देंगे ना कुछ साल तक तो वापस ये ग्रो कर जाएगा, इसलिए इसको रिन्यूएबल बोला जाता है। वाटर भी, वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो वाटर भी में खुद का कैपेसिटी होता है कि वो वापस रिचार्ज हो जाए। द रिन्यूएबल रिसोर्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंटिन्यूअस या फिर फ्लो और दूसरा होता है बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है,
फिगर 1.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंटिन्यूअस या फिर फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस या फिर फ्लो रिसोर्स में आते हैं विंड या फिर वाटर, ठीक है, ये लगातार मेंटेन रहते हैं। और बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। समझे इतना? तो इसको तैयार रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि राइट 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो 2 टाइप क्या है? कंटिन्यूअस और फ्लो, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विंड, वाटर, सोलार एनर्जी। और दूसरा हो जाएगा बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल हो जाएगा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। चलिए, तो ये हमने देखा रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं इन देयर फॉर्मेशन। समझे? ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। और देखिए, अब इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन रिन्यूएबल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया मेटल्स। और नॉन रिसाइक्लेबल के अंदर आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इसको आप एक बार यूज़ हो गया तो ये वापस यहाँ रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे डायग्राम के जरिए दिखाया गया था, ये रहा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल नाम से ही समझ में ना, रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मेटल्स आ जाएगा और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वो रिसोर्स का मालिक कौन है, उसके बेसिस पर रिसोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, फिर है नेशनल रिसोर्स और फिर है इंटरनेशनल रिसोर्स। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स को। नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिविजुअल रिसोर्स, इसका मतलब इसके जो ओनर होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। मेरे पास, आपके पास जो भी रिसोर्स है, आपके पेरेंट्स के पास, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आता है। अगर कोई फार्मर्स कोई लैंड खरीद कर रखा हुआ है, भले ही वो लैंड गवर्नमेंट ने उसको दिया है कुछ पैसे लेकर, वो लैंड लेकिन फार्मर का रिसोर्स है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। कोई भी ज़मीन, अगर आप लोग का अपना ज़मीन है तो वो ज़मीन आपका हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। पीपल विथ लैंड ओनरशिप। अर्बन एरियाज़ का बात करें तो यहाँ पे प्लॉट, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, कुएं का पानी, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आते हैं। समझे इतना? चलिए आते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसा रिसोर्स होगा जिस पे पूरा कम्युनिटी का हक होगा, ठीक है। तो दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। समाज में जितने भी लोग हैं वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जांपल्स का बात करें तो रूरल एरिया का या फिर कोई विलेज का ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड समझते हैं, जहाँ पर लाश को जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, फिर विलेज, पॉन्ड हो गया, ये सब रूरल एरिया के कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। और अर्बन एरिया का कम्युनिटी ओन रिसोर्स का बात करें तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेशनल रिसोर्स पे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स है, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। कोई हर रिसोर्स तो नेशन का ही है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, जो भी लैंड है, कुएँ का पानी है, ये सब ब्यूरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सब नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंट्री के पास लीगल पावर है इसको एक्वायर करने का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सरकार को कहीं से रेल का लाइन बिछाना है, अगर बीच में किसी का ज़मीन आ रहा है तो सरकार वो ज़मीन को अपने अंडर ले लेगी, उसको कुछ पैसा देके, ठीक है। तो सब रिसोर्स कंट्री का ही है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये लोग किसी का भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स का बात करें तो ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री समझते हैं, इंडिया का जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी लैंड है वो सब नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो ओशन है, पूरा ओशन हमारा नहीं है, सिर्फ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 22.2 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट, जिसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, और उसमें जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं ये सब आते हैं नेशनल रिसोर्स के अंदर। मतलब ये अगर मान लीजिए इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे श्रीलंका होगा, तो कोस्ट से कितना किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 NM तक का एरिया को क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं या फिर टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये नेशनल, और इसके अंदर जो भी रिसोर्स है, इस पानी में भी जो भी रिसोर्स है वो सब नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इतना समझे? चलिए इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को।
देखिए ये है इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, यहाँ पे है हमारा श्रीलंका। अब यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया को तो हमें पता है क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर या फिर टेरिटोरियल सी, वो कंट्री का नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। फिर इसके बाद यहाँ से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक अगर जाएंगे ना, 24 नॉटिकल माइल्स, तो इस एरिया को बोलते हैं कंटीजियस जोन, ठीक है, कंटीजियस जोन। और फिर यहीं से लेके अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे, 200 नॉटिकल माइल्स NM, तो ये एरिया जो है, इस एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इस तीनों नाम को याद रखिएगा। 12 नॉटिकल माइल्स ये क्या कहलाता है, टेरिटोरियल सी। अप टू 24 नॉटिकल माइल्स ये क्या कहलाता है, कंटीजियस जोन। और अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ये क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझे इतना? चलिए, तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ओशन एरिया का 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, और उसमें जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं, ये सब नेशन को मतलब हमारा कंट्री का होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पे। तो कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। अब कौन से रिसोर्स को ये रेगुलेट करेंगे, देखिए, द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। मतलब अभी हमने देखा था कि अगर कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया है तो इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं ना। इसके बाद का जो ओशन का एरिया है, ये ओशन कंट्री का नहीं रहता है, ये इसको ओपन सी बोलते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है, यही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर यहाँ से कुछ भी रिसोर्स का माइनिंग करना है तो इस कंट्री को एग्रीमेंट लेना होगा इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, इनसे परमिशन लेना होगा, तभी यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस, मतलब एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब तक ये लोग अग्री ना करें तब तक कोई भी कंट्री उस ओपन ओशन से कोई भी रिसोर्स निकाल नहीं सकता है। बात वगैरह ही समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डू यू नो है, इंडिया को एक स्पेशल राइट मिला हुआ है। इंडिया क्या कर सकता है कि मैंगनीज नोड्यूल को माइन कर सकता है, मतलब निकाल सकता है। मैंगनीज नोड्यूल्स क्या होता है, पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको मैंगनीज नोड्यूल्स बोलते हैं। कहाँ से निकाल सकता है, फ्रॉम द इंडियन ओशन, फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए ये कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स तक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन इंडिया को स्पेशल राइट मिला हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का भी एरिया से क्या कर सकता है, मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन कर सकता है। समझे इतना? बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है उसके बेसिस पर रिसोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और है रिजर्व्स। चलिए देखते हैं एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंस पूछते हैं आपसे एग्जाम में। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ये रिसोर्स किसी रीजन में फाउंड किए जाते हैं लेकिन इनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट देकर लिख लीजिएगा कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंट्री का वेस्टर्न पार्ट। कंट्री का वेस्टर्न पार्ट में समझते हैं ना, वेस्टर्न पार्ट ये अगर पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे इसके आगे तो मेरे से अच्छा नहीं बनता है, गुजरात है, फिर यहाँ पे राजस्थान वगैरह, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो भी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट बोलेंगे, क्योंकि ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर आता है ये सारा चीज़। तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, देखिए, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है इन सब एनर्जी को यूज़ करने के लिए। तो पोटेंशियल तो है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनका सर्वे किया जा चुका है, इनका क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन किया जा चुका है यूटिलाइजेशन के लिए। और यहाँ पे एक स्टार देके ऐड कीजिएगा यहाँ पे कि ये सब करेंटली इन यूज़, इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया कोल, पेट्रोलियम, आयरन, जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सब डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो समझे इतना? चलिए अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक नाम से ही समझ में आ रहा है कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो अंडरलाइन किए हुए हैं। ये मटेरियल्स, ये रिसोर्स तो है, इनके पास पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, इसलिए इन्हें स्टॉक कहा गया है।
इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए वाटर जो है वो दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबको पता है ये। अब हाइड्रोजन, ये भी बात पता है सबको कि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैसे उस हाइड्रोजन गैस को वहाँ से निकालें और कैसे अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वाटर है जिसमें ये दो गैसेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हम लोग एक स्टॉक रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिजर्व्स पे। रिजर्व क्या है, सबसेट ऑफ स्टॉक है, मतलब रिजर्व ऐसा स्टॉक है जो हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्टॉक और रिजर्व में डिफरेंस। स्टॉक में हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि हम उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करें, लेकिन रिजर्व में हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, लेकिन हम फिर भी उस रिसोर्स का यूज़ स्टार्ट नहीं किए। अब आप सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे भी अवेलेबल था पोटेंशियल रिसोर्स में, तो पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व में क्या डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो रिसोर्स है इसका हम रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ करना चाहिए हमें पोटेंशियल रिसोर्स में। लेकिन रिजर्व्स क्या है, हम लोग जानबूझ के यहाँ पे यूज़ रोक के रखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको क्योंकि ये कंट्री का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, अगर हम यूज़ नहीं करें तो ये जल्द से जल्द किसी भी वक्त इसका यूज़ स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन रिजर्व्स हम लोग जानबूझ के बचा के रखे हुए हैं ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा तब इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। हमें पता है कि रिवर वाटर का यूज़ करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लिमिटेड यूज़ एक्सटेंट में ही यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। इंडिया में कई सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे तो डैम वगैरह नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, रिजर्व है। आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा तो इन फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, इन सभी रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जानबूझ के लिए फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए इसको बचा कर रखे हुए हैं। यहाँ पर भी स्टार दे के लिख लीजिएगा कि रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और रिजर्व में क्या था कि जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहे हैं। बात अगर ही समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आता है आपके एग्जाम में। पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्स में डिफरेंस पूछेंगे, और स्टॉक और रिजर्व में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, तो ये हो गया। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और एक बार माइंड में सबको रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, रिसोर्स का डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा, फिर रिलेशनशिप देखा 3 चीज़ों में, वो 3 चीज़ क्या है उसको रिकॉल कीजिए। फिर हमने देखा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है कि नहीं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखा, फिर सबका डेफिनेशन देखा विथ एग्जाम्पल्स। ये सब चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लें और उसके बाद अगले टॉपिक में मूव करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुन यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। और इस वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स उभर के आए हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से रिसोर्सेज का क्या होता है, डिप्लीशन होता है, ठीक है। और इससे एक फ्यू इंडिविजुअल्स का जो ग्रीड है वही सेटिस्फाई हो पाता है। समझे, ये पहला प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम है, जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है तो ये इससे क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही हाथों में सभी रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन पहुंच जाता है, और इस वजह से जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेगमेंट। एक सेगमेंट है जिसके पास हैव मतलब जिसके पास रिसोर्सेज है, और एक सेगमेंट है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हैव नॉट, या फिर रिच और पुअर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। समझे दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो ये सब जैसे प्रॉब्लम्स, भारी भारी प्रॉब्लम्स उभर के आते हैं। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम आप याद करके रखिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्टेट द प्रॉब्लम्स विच रिजल्टेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। तो ये 3 प्रॉब्लम लिखना होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है। चलिए, याद करने के लिए ऐसे छोटा छोटा याद कीजिएगा और एग्जाम में जब लिखेंगे तो थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना होगा हमें, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके पास बराबर बराबर अमाउंट पहुँचे। इससे क्या होगा कि सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस मेंटेन रहेगा। सस्टेन्ड मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा लाइफ जो आप लगातार जी सकते हैं। नहीं तो फिलहाल आप जैसा लाइफ हम लोग जैसा लाइफ जी रहे हैं वो सस्टेन्ड नहीं है। मतलब हम लोग तो जी लेंगे जैसे तैसे करके, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं
उनके पास और कम रिसोर्स बचेगा और उनके बच्चे के पास और कम रिसोर्स बचेगा, तो ये सस्टेन्ड नहीं है, ठीक है। सस्टेन्ड का मतलब सबके पास बराबर रिसोर्स बचे या फिर उससे ज़्यादा रिसोर्स बचे। चलिए, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्स का प्लानिंग करना होगा। रिसोर्स प्लानिंग क्या है क्या नहीं है थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म समझना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट कि हम लोग प्रेजेंट जनरेशन का डिमांड जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड फुलफ़िल करते करते इन्वायरमेंट को उतना डैमेज नहीं कर दे रहे हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। समझ रहे बात का गहराई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हम लोग डेवलप करते करते हमें अभी जैसा क्वालिटी का पानी मिल रहा है, ठीक है, हमारे आने वाले बच्चे को भी उतना ही क्वालिटी या फिर इससे अच्छा क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए। इस टाइप का डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आने वाला पीढ़ी को ख़राब क्वालिटी का पानी मिल रहा है, इसका मतलब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया है। ये तो सिर्फ पानी का एग्जांपल है, और भी कई सारे रिसोर्स। हमारे आने वाले बच्चे को फॉरेस्ट भी उतना ही मिलना चाहिए, इतना ही फ्रेश एयर मिलना चाहिए, उतना ही पेट्रोल कोल ये सब मिलना चाहिए, हर टाइप का रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके रख लीजिएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग। अब समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमें समझना होगा कि रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। डाइवर्सिटी मतलब हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज, कोई एक खास टाइप का रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और वो किसी दूसरे रिसोर्स में डिफिशिएंट है। फिर कई रीजन ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है कुछ रिसोर्स में और कुछ रिसोर्स में डेफिशिएंट है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स है, ये सब रिच है इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। पता ही होगा आपको, झारखंड में कोयला काफ़ी फेमस है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब इंटरनेट हो गया, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो ये यहाँ पे अच्छे से डेवलप नहीं है। वहीं राजस्थान का बात करें तो आपको पता है राजस्थान में क्या डेवलप है, सोलार और विंड एनर्जी डेवलप है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेस है। अगर लद्दाख का बात करें तो ये कोल्ड डिजर्ट है, यहाँ पे काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, यहाँ का संस्कृति काफ़ी उच्च माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वाटर का डिफिशियंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफिशियंसी है और सम वाइटल मिनरल्स का भी डिफिशियंसी है। तो इसके ऊपर देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। नेम 4 वैलिड रीजन्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। 4 आपको अलग अलग रीजन के नाम बताने हैं, तो 4 जो रीजन्स है वो यहाँ पे ये रहा, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आपको लिखना होगा पूरा। समझे इतना? और साथ ही साथ आप इसको भी तैयार कर लीजिए कि वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर 1, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नंबर 2, देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम रिसोर्स। नंबर 3, रिसोर्स प्लानिंग इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जो हमने अभी नेक्स्ट पिछले पेज में देखा था। और नंबर 4, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। वेस्टेज कम से कम होगा, प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज का अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करके काम करते हैं तो। समझे इतना? अब हम समझेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इन्वेंट्री मतलब मेकिंग लिस्ट। आप आइडेंटिफाई करेंगे और लिस्ट बनाएंगे रिसोर्सेज का जो कि अवेलेबल है अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। समझे? दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इस आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री करने में क्या करना पड़ता है? सर्वे करेंगे, मैप बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज कितना अमाउंट में अवेलेबल है, रिसोर्सेज का क्वालिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है, एस्टिमेट अनुमान करेंगे और मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ किया जाएगा पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी
स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। फिर हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ये सबसे मेन स्टेप है। एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, किस टाइप जो ह्यूमंस को एम्प्लॉय करेंगे वो ह्यूमंस में स्किल क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा होना चाहिए, मतलब जो रिसोर्स निकलेगा उसका जिम्मेवारी किसका होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब चीज़ किया जाएगा। और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ काम दूसरे स्टेप में किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप होगा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है सेकेंड स्टेप में, देखा जाएगा कि वो देश के लिए कितना यूज़फुल है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप अगर करेंगे तो अब क्या हम कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसको भी याद करने के लिए आप छोटा सा टेक्निक का याद कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आई निकाल लीजिए यहाँ से, और फिर इवॉल्विंग के लिए ई निकाल लीजिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे है मैचिंग, ठीक है। IEM से आप याद कर सकते हैं। देखिए दिमाग को क्या है, हल्का सा हिंट चाहिए होता है, हल्का सा हिंट दीजिएगा तो आपका दिमाग आपको ज़रूर हेल्प करना स्टार्ट करेगा। तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन से आपको याद आ जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री एक साथ आएगा। फिर ई से इवॉल्विंग और प्लानिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद इतना याद आ गया तो आपको तो पूरा याद आ गया फिर। और M फॉर मैचिंग से आ गया, किसको मैच करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करेंगे विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। समझे इतना? तो IEM से याद कर लीजिएगा इसको। तो ये हमने समझ लिया रिसोर्स प्लानिंग का मतलब। अब देखिए, अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी रीजन में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है इसका मतलब वो रीजन काफ़ी डेवलप्ड होगा। ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। नो डाउट किसी भी रीजन में कोई भी रीजन को डेवलप करने के लिए वहाँ पे रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्स से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे उस तरह का टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं जहाँ पे रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन वो रीजन अभी भी क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे पुअर रिसोर्स है बस, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ऐसा देखा जाता है कई जगह पे। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी कंट्री गुलाम इसलिए बना है क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, ये कंट्री इस कंट्री को गुलाम बनाने के लिए क्यों आए, इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिसोर्सेज था, ठीक है। तो इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। अब देखिए यहाँ पे ये कंट्री था और ये कंट्री जिसको गुलाम बनाया जाएगा, तो ये कंट्री यहाँ पे गुलाम रहने के लिए इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिसोर्सेज था। अब ये कंट्री इसको गुलाम क्यों बना लिया, इसलिए बना लिया क्योंकि जो ये कंट्री है ना, जो यूरोपियन कंट्री है, इसके पास क्या है, हाई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये इसको गुलाम बना पाया है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही इन लोग को हेल्प किया रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने में। देयरफॉर इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो रिसोर्सेज से डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब साथ साथ क्या हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो और कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो, ठीक है। वहाँ का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे फिर से साबित हो रहा है कि सिर्फ मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कैन नॉट गारंटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो यहाँ पे सभी बात को कंक्लूड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. ये सभी चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा होगा और कितना होगा. तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है कि राइट 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन रिसोर्स डेवलपमेंट इन ए रीजन. 4 फैक्टर बताइए जिससे किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होता है या फिर रिसोर्स डेवलपमेंट होता है. तो 4 फैक्टर क्या है? सबसे पहला हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. ठीक है, कहाँ गया? ये रहा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. दूसरा हो जाएगा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. तीसरा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. और चौथा हो जाएगा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. ठीक है, पास्ट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. तो ये 4 चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि उस कंट्री में या फिर उस रीजन में रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होगा. समझे इतना? चलिए आगे मूव करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. तो रिसोर्स तो वाइटल है ही फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी.
अगर हम इसका इरेशनल कंजम्पशन या फिर ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। याद है आपको, हमने 3 प्रॉब्लम्स देखा था। सबसे पहला क्या था, आप लगता है भूल गए होंगे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, सबसे पहला था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स डी, फिर डिवाइड द सोसाइटी, ये भी डी, और यहाँ पे है एक तीसरा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो DDG करके याद कर लीजिए, इससे आसानी होता है याद करना। शॉर्ट फॉर्म जितना निकालेंगे उतना ईजी रहेगा, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज से ये सब प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्या करना ज़रूरी है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। तो इस मामले में गांधी जी ने काफ़ी अच्छा बात कहा था। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट, मतलब काफ़ी सही थे इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इस हर इंसान का जो ज़रूरत है उसका पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज है, लेकिन एक इंसान का लालच को पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का। ह्यूमन बींग्स का नेचर कैसा हो गया है, काफ़ी ग्रीडी, लालची हो गए हैं और सेल्फिश हो गए हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है वो भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है। तो यही दो मेन कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का। उन्होंने हमेशा कहा था कि हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए। मास प्रोडक्शन मतलब एक बार में बहुत सारा चीज़ का प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब बहुत सारे लोग मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बाय द मासेस से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, काम का चीज़ ही डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मास प्रोडक्शन से बहुत सारा चीज़, टेक्नोलॉजी का हेल्प से बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे और फिर इसको आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता है और जो रिसोर्स है उसका भी डिप्लीशन होता है। चलिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। एक बार आया था आपके बोर्ड एग्जाम में, हम देख रहे थे, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एज वॉइस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में क्या क्या कहा था वो लिखना है आपको, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग लैंड रिसोर्सेज पे। लैंड भी एक रिसोर्स है, लैंड तो सबसे मेन रिसोर्स है। इसका कुछ फीचर्स का बात करें तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पे इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, जो भी प्लांट है, फॉरेस्ट है, वो यहाँ लैंड पे ही ग्रो करते हैं। वाइल्ड लाइफ ये लैंड सपोर्ट करता है। ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज़ तो लैंड पे ही है। लेकिन लैंड का एक और फीचर है कि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है या फिर ऐसा एसेट है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में है लैंड, ठीक है। तो इसका केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। अब इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो लैंड है वो कई सारे रिलीफ फीचर से बना हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ देखने को मिलता है इंडिया के लैंड में। ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरा का पूरा समतल है, पूरा का पूरा प्लेन नहीं है। इंडिया में ये 4 रिलीफ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेटू, तीसरा है प्लेन और चौथा है आइलैंड। माउंटेन तो समझते ही हैं, प्लेटू समझते हैं, पठार जिसको बोलते हैं, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। फ्लैट टेबल लैंड जिसको बोलते हैं, इसको प्लेटू बोलते हैं। प्लेन्स तो सबको पता है, और आइलैंड मतलब ऐसा लैंड जो हर जगह से वाटर से घिरा हुआ हो, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको आइलैंड बोलते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो 43% ऑफ जितना भी लैंड है वो क्या है, प्लेन है। इस बात को याद कर लीजिए डेटा के साथ, ठीक है। तो इंडिया में 43% लैंड प्लेन एरिया में आते हैं, और ये लैंड यूज़ किया जाता है मेनली फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। फिर इंडिया का जो 30% लैंड है वो माउंटेन्स ऑक्यूपाई करता है, और ये माउंटेन्स का यूज़ क्या है, तो पहला यूज़ ये है कि ये इंश्योर करते हैं पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। पेरिनियल मतलब सालों भर बहने वाला जो नदी है उनको वाटर सप्लाई कौन करते हैं, ये माउंटेन्स ही करते हैं, माउंटेन से हेल्प मिलता है उनको। फिर दूसरा इन माउंटेन्स का यूज़ है कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये 2 रोल याद कीजिएगा माउंटेन्स का। और तो बचा हुआ 27% है, वो कौन रीजन है, प्लेटू रीजन है। प्लेटू का यूज़फुलनेस क्या है कि ये रिच रिजर्व है मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के, समझे। तो 100% हो रहा है ना, 43 और 30 73, हाँ 100% हो रहा है। तो इसको आप याद कीजिएगा। इसको यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए भी बता के दिखाया गया है। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, तो प्लेन्स जो है वो 43% है। इसका यूज़ याद कर लीजिएगा। प्लेन्स का यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। माउंटेन्स जो है ये पिंक वाला, ये 30% है। इसका यूज़ 2 याद कीजिएगा, इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, और नंबर 2 टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेटूज 27% ऑक्यूपाई करते हैं,
तो इसका भी यूज़ याद कीजिएगा। ये रिच रिजर्व है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का और फॉरेस्ट का, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड का यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो देखिए लैंड का यूज़ इन सब कैटेगरीज में किया जाता है, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला लैंड का यूज़ तो क्या में कर लेंगे, फॉरेस्ट में कर लेंगे। फिर दूसरा, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें आते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब ये समझिएगा, हाँ वेस्ट लैंड किसको बोलते हैं, ये ऐसा लैंड है जिसको कल्टीवेशन के अंदर नहीं ला सकते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, फिलहाल आज का डेट में जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करके हम लोग इस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे लैंड को वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेनली जो हिली एरियाज़ है, डेजर्ट लैंड हो गया, ठीक है, एरिड रीजन्स में, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, ये भी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे जिस लैंड पे बिल्डिंग बन गया, रोड बन गया, फैक्ट्री बन गया, क्या वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये दो कैटेगरी समझे। तीसरा कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड ऐसे बेकार पड़ा हुआ लैंड को छोड़ के जो और भी अनकल्टिवेटेड लैंड है वो आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड आते हैं, ठीक है। और फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, जिसमें ट्री क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ग्रोव्स ग्रो किए जाते हैं, वो लैंड इसके अंदर आते हैं। और फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे लैंड को बोलते हैं जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल ईयर मतलब क्या होता है, अब कैलेंडर ईयर तो समझते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन एग्रीकल्चरल ईयर मतलब किसी भी क्रॉप को बोने से लेकर कटने तक का जो समय होता है, इसको एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। तो अगर कोई लैंड 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए तो उस लैंड को कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। कल्चरेबल समझ रहे हैं ना, जिसमें खेती कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो वेस्ट लैंड है। और यहाँ पे था सिर्फ वेस्ट लैंड। तो एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड में क्या है, आप कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में क्या है, कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, ठीक है, लेकिन ये सब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, समझे। चलिए फिर आता है हमारा फैलो लैंड्स। फैलो मतलब ऐसे ही छोड़ा हुआ लैंड है। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। करंट फैलो, करंट फैलो ये ऐसा लैंड होता है जिसको विदाउट कल्टीवेशन छोड़ दिया जाता है फॉर 1 या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। और अदर देन करंट फैलो में आता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अगर किसी लैंड को 1 से 5 साल के तक बिना कल्टिवेटेड करके रख दिया जाए तो उस लैंड को बोलेंगे अदर देन करंट फैलो। अब बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स आ गया, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए करंट फैलो। करंट फैलो में क्या है कि 1 साल से कम, 1 या फिर 1 साल से कम एग्रीकल्चरल ईयर तक अगर किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ेंगे तो वो करंट फैलो कहलाएगा। फिर अगर किसी लैंड को 1 से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ेंगे तो वो लैंड कहलाएगा अदर देन करंट फैलो, ठीक है। और अगर किसी लैंड को 5 साल से ज़्यादा तक अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। याद रहेगा ये 3 टर्म्स। तो एग्जाम में डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो आपसे पूछेंगे बिटवीन वेस्ट लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और दूसरा डिफरेंस पूछेंगे आपसे बिटवीन करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो के बीच में। बात वगैरह समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए 5वां पॉइंट है नेट सोन एरिया। अब इसको अच्छे से समझिएगा, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया मतलब द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। ऐसा लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को एक बार ग्रो किया जाए और काटा जाए, उस लैंड को नेट सोन एरिया बोलेंगे। तो फिर ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है, तो देखिए ग्रॉस क्रॉप एरिया, जिसको शॉर्ट में GCA बोलते हैं, इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा। व्हेन द क्रॉप इज सोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर ट्वाइस द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस इन GCA। ऑन द अदर हैंड नेट सोन एरिया इज द एरिया सोन विद क्रॉप्स बट इज काउंटेड ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई लैंड है 2 हेक्टेयर का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 साल के अंदर इस लैंड पे एक बार खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया कितना निकल के आएगा, हमने कितना एरिया पे खेती किया, 2 हेक्टेयर, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप एरिया भी कितना आएगा, GCA, वो भी आएगा 2 हेक्टेयर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 हेक्टेयर पर 1 साल के अंदर खेती किया है। अब मान लीजिए 1 साल के अंदर हम यहाँ पे 2 बार खेती कर ले रहे हैं, ठीक है,
कटाई करके एक नया फसल बो के फिर उसका भी कटाई कर ले रहे हैं एक साल के अंदर। तो नेट सोन एरिया तो 2 हेक्टेयर ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं उस लैंड को एक साल के अंदर। लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया में हम क्या करेंगे, इसको दोबारा खेती किया तो दोबारा इस एरिया को काउंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे GC आएगा और यहाँ पे +2 करना होगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं GCA और NSA में डिफरेंस, तो यही आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं साइड में, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस क्रॉप एरिया और नेट सोन एरिया आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड नेट सोन एरिया इज द एरिया सोन विद क्रॉप्स बट इज काउंटेड ओनली वंस। ये ओनली वंस का मतलब आप समझे होंगे आप। ठीक है, चलिए तो इस पूरे लिस्ट को आप तैयार कीजिएगा कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, और खासकर से जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो 2 रेड अंडरलाइन किया हुआ है इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, 2 ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है इन दोनों में भी डिफरेंस पूछते हैं, और जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है इन दोनों में भी डिफरेंस पूछते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। तो लैंड का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाएगा ये कौन डिटरमाइन करता है, तो ये 2 फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब उस लैंड का टोपोग्राफी कैसा है, माउंटेन है कि प्लेन है कि प्लेटू है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसा है, ये सब डिटरमाइन करके कि उस लैंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। बात वगैरह ही समझ रहे हैं। फिर ह्यूमन फैक्टर भी डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसा है, और फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन कैसा है। तो ये सब चीज़ डिटरमाइन करेंगे कि लैंड का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाएगा। आप यहाँ पे 2 पाई चार्ट देख पा रहे हैं, देखिए ये इंडिया का लैंड यूज़ का पाई चार्ट है। ठीक है, ये 1960 का पाई चार्ट है और ये 2014-15 का पाई चार्ट है, और यहाँ पे बताया गया है नीचे कलर दे के कि कौन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट का एरिया। तो 1960 के टाइम पे इंडिया का 18% जो लैंड था वो फॉरेस्ट में था। अभी 2014 में इंडिया का 23.3% लैंड फॉरेस्ट के लिए है। ऐसे करके बाकी कैटेगरी भी दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद कर लीजिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है। जोग्राफिकल एरिया मतलब लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मान लीजिए इंडिया का जो भी बाउंड्री है इसके अंदर जो भी आता है, ठीक है, मैप पता नहीं गलत बन जाता है, तो इसके अंदर जो भी लैंड है वो सब जोग्राफिकल एरिया के अंडर आएगा। लेकिन ऐसा लैंड, देखिए पढ़ देते पहले फिर बताते हैं। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है रिपोर्टेड एरिया के बारे में। रिपोर्टेड, ये मान लीजिए टोटल कंट्री का एरिया है, तो इसको बोलते हैं जोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे ऐसा एरिया जिसका सर्वे किया जाए, जिसका बारे में हमें पता हो कि वहाँ पर लैंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हो, ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं रिपोर्टेड एरिया। तो इंडिया में सिर्फ 93% ऑफ लैंड का ही हमें लैंड यूज डेटा पता है। मतलब इतना एरिया को छोड़ दीजिए, ये 7% है, तो एक बार फिर से इतना एरिया को आप छोड़ दीजिए, ये 7% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बचा हुआ जो 93% है, इस एरिया में लैंड का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल है। हमें पता है कि यहाँ पे लैंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये है 93%। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड एरिया, ठीक है। और जो टोटल एरिया है लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल एरिया। तो जोग्राफिकल एरिया रिपोर्टेड एरिया में डिफरेंस समझ रहे हैं ना। रिपोर्टेड एरिया का क्या हो जाएगा, देखिए इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया फॉर विच लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा आर अवेलेबल इज टर्म्ड एज रिपोर्टेड एरिया। इंडिया रिपोर्टेड एरिया कितना है, 93%, समझे। चलिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, अगर इंडिया का अंदर सब लैंड है तो इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है, ये बच्चा 7% का। तो इसके लिए 2 रीज़न है। देखिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है एक्सेप्ट आसाम, वहाँ पे जो सर्वे है वो पूरा अच्छे से नहीं किया गया है। ये रहा, द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। ये पहला रीज़न हो गया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में लैंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड, ठीक है। आप जो इंडिया का मैप देखते हैं ऊपर में कुछ इस टाइप से होता है, तो ये पूरा तो इंडिया का भी नहीं है, ठीक है।
विवाद चल रहा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया है, कुछ चाइना ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इन सब एरिया, लेकिन हम लोग अभी भी इसको जोग्राफिकल एरिया के अंडर काउंट करते हैं। तो इन सब एरिया का तो सर्वे नहीं किया गया है ना, यहाँ पे लैंड यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है और इतना दूर चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है, तो यहाँ का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे 2 रीज़न पूछेंगे कि क्यों रिपोर्टिंग एरिया 93% है, या फिर क्यों रिपोर्टिंग एरिया लेस देन जोग्राफिकल एरिया है। तो आपको ये 2 रीज़न देना होगा कि हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डेटा अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट आसाम का डेटा अवेलेबल है, और जम्मू एंड कश्मीर का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हैज़ नॉट बीन सर्वेड। ये 2 रीज़न समझ गए, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं नेट सोन एरिया के बारे में। नेट सोन एरिया स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 80% ऑफ टोटल एरिया नेट सोन एरिया के अंदर आते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा। मतलब पंजाब हरियाणा इतना बड़ा, मान लीजिए ये पंजाब है, इतना बड़ा स्टेट है, तो इसका लगभग 80% हिस्सा जो है वो क्या है, नेट सोन एरिया है, यहाँ पे खेती होता है। उसी टाइप से हरियाणा भी है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लेस देन 10% लैंड पे खेती होता है, मतलब लेस देन 10% नेट सोन एरिया है। वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, और नीचे में अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट्स है जहाँ पे 80% नेट सोन एरिया है, या फिर कौन सा ऐसा स्टेट्स है जहाँ पे लेस देन 10% ऑफ लैंड नेट सोन एरिया है, ठीक है। तो आपको ये सब स्टेट्स का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया के ऊपर। तो हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, इसमें बोला गया है कि कंट्री का जोग्राफिकल एरिया का 33% लैंड फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। लेकिन क्या हमारा कंट्री का लैंड 33% लैंड फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो देखिए 1960 में तो हालत और भी बुरा था, 18% लैंड ही फॉरेस्ट के अंदर आता था, लेकिन 2014 में थोड़ा ये बढ़ा है, 23.3% लैंड फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन ये भी काफ़ी कम है। हमें चाहिए कितना, डिज़ायर्ड कितना है, 33%, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। फिलहाल आप इस डेटा को भी याद रखिएगा कि इंडिया का कितना परसेंट लैंड फॉरेस्ट एरिया के लिए डेडिकेटेड है, तो 23.3%, और डिज़ायर्ड कितना है, 33%, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम लोग फॉरेस्ट एरिया 33% चाहते हैं? तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताना है यहाँ पे आपको। पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि ये नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और दूसरा है कि द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। कई सारे लोग जंगल के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों का रोजी रोटी जो है इन फॉरेस्ट के बदौलत ही चलता है। तो इस रीज़न से ही, और भी कई सारे रीज़न है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बताए गए हैं, कि इसी रीज़न से जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे वेस्ट लैंड के बारे में बताया गया है। वेस्ट लैंड के अंदर ये सब टाइप के लैंड आते हैं, रॉकी लैंड, एरिड, डेजर्ट एरियाज़, मतलब जहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। वेस्ट लैंड कुछ याद आ रहा है कि भूल गए आप? एक बार देख लेते हैं। वेस्टलैंड हमने कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे हम आपको डिफरेंस बता रहे थे वेस्टलैंड के बीच में और कल्चरेबल वेस्टलैंड के बीच में। तो वेस्टलैंड के अंदर इसका एग्जांपल जो है वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। चलिए, मतलब अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको कल्टीवेशन के अंदर नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बताया गया है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप लैंड का यूज़ करते जाएंगे, ये तो किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चीज़ को आप अगर सिर्फ यूज़ कर रहे हैं बिना मेंटेन किए, तो वह उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो यही केस लैंड के साथ भी हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉजेज़ क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। तो देखिए, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, कोडिंग, ये सब ऐसे एक्टिविटीज़ है जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। मतलब ये सब मेन कॉजेज़ है। अब डिटेल में पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं क्या क्या रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन का।
सबसे पहला, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। कई बार माइनिंग जिस जगह पे किया जाता है तो माइनिंग करने के बाद उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब अंदर होल बना के छोड़ दिया जाता है। इस वजह से मानो ये अर्थ पे क्या है, एक स्कार का तरह बैठ जाता है, ठीक है, मतलब इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो ये पहला रीज़न आप याद रखिएगा कि माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, ठीक है। दूसरा रीज़न है स्टेट्स जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे माइनिंग का वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, और डिफॉरेस्टेशन एक बार हो गया तो ये तो काफ़ी भयंकर लैंड डिग्रेडेशन होगा वहाँ पे, समझे। तो ये रीज़न दूसरा हो गया कि डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ठीक है। तीसरे रीज़न पे मूव करें तो वो है यहाँ पे इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो आपको कोई 2 स्टेट का नाम लिखना होगा। उसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग का वजह से कौन से स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, स्टेट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 3 रीज़न देखा। पहला था अबंडनिंग ऑफ माइनिंग साइट्स आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क, दूसरा हमने देखा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, और तीसरा हमने अभी देखा ओवर ग्रेजिंग। आते हैं चौथे पे। चौथा पॉइंट है ओवर इरीगेशन का। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कनिटी इन द सॉइल। अब ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो मेनली एग्रीकल्चर होता है ना, तो यहाँ पे कई बार क्या देखा जाता है, ओवर इरीगेशन। जब ज़्यादा पानी दे दिया जाता है इस वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब पानी जमा हो जाता है खेत में, और वहाँ पे सॉइल का जो सैलिनिटी है और एल्कलिनिटी है ये दोनों इंक्रीज हो जाता है और लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, समझे। तो ओवर इरीगेशन का वजह से ये सब स्टेट्स अफेक्टेड है। ये हो गया चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न है द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का ग्राइंडिंग किया जाता है, इसको पीसा जाता है, और सिरेमिक इंडस्ट्री में कैल्साइट एंड सोपस्टोन को ग्राइंड मतलब पीसा जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये ग्राइंडिंग करते हैं ना तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर में जाता है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट पैदा होता है, और ये डस्ट जब लैंड पे सेटल हो जाता है ना तब ये वाटर का इनफिल्ट्रेशन को रोकता है। मतलब ये मान लीजिए अगर लैंड है और यहाँ पे कई सारा धूल, किस चीज़ का धूल, ये लाइमस्टोन, कैल्साइट, सोपस्टोन का जो डस्ट है, अगर ये लैंड पे सेटल डाउन हो गया, हो ही जाता है, ठीक है। सेटल डाउन होने का बाद ये सब क्या है, सीमेंट का एलिमेंट है, लगभग एक फ्लोर जैसा यहाँ पे तैयार कर देता है, ठीक है। सीमेंट का फ्लोर जैसा यहाँ पे तैयार कर देगा, तो इससे क्या होगा कि जब पानी ऊपर से गिरेगा तो पानी अंदर धरती में सीप नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब पानी नहीं जाएगा तो यहाँ का मिट्टी जो है वो क्या होना, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये भी एक कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, समझे ये। और 6th रीज़न है कि रिसेंट ईयर्स में ये देखने को मिला है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमने 6 रीज़न देखा लैंड डिग्रेडेशन का। एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहला, अबंडनिंग ऑफ माइनिंग साइट्स आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, कौन से स्टेट्स में होता है, तो स्टेट्स का नाम भी याद रखना है। नंबर 3, ओवर ग्रेजिंग से कौन से स्टेट्स अफेक्टेड है, तो ये सब स्टेट्स का नाम याद रखना है। फिर ओवर इरीगेशन से, ये चौथा रीज़न था। फिर 5वां रीज़न है ये जो मिनरल प्रोसेसिंग के दौरान जो डस्ट पैदा होता है, ये डस्ट हिंडर करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को, ठीक है। और 6th रीज़न है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस विदाउट ट्रीटमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे। तो अभी तक हमने देख लिया कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है। अब बात करते हैं कुछ कंजर्वेशन मेजर्स पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि आप अफॉरेस्टेशन कीजिए, मतलब जितना ज़्यादा फॉरेस्ट्री इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। तो अफॉरेस्टेशन, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, पशुओं को एक सिस्टमेटिक वे में लैंड में ग्रेज कराइए। एक तरीका होता है कि मान लीजिए ऐसा लैंड है तो लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जब जानवर यहाँ का घास खा रहे हैं तब इस गेट को बंद कर दीजिए, ठीक है, तब तक यहाँ का जो ग्रास है वो ग्रो कर जाएंगे। फिर यहाँ का जब तक ख़त्म होगा तो एनिमल्स को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, तब ये लोग यहाँ का खा रहे होंगे, ठीक है, तब तक यहाँ का घास रीग्रो कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग।
तो ये दो तरीके से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरिया वाइज कैसे लैंड डिग्रेडेशन को ख़त्म कर सकते हैं। बात करें एरिड एरियाज़ में, एरिड एरिया मतलब ड्राई एरियाज़ में, तो वहाँ पे लैंड को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, मान लीजिए ये अगर कोई लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं। ये ट्रीज़ क्या करेगा, जो विंड बह के आ रहा है यहाँ से, उस विंड का स्पीड को रिड्यूस कर देगा, विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करने से बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ का मिट्टी जो है, ये जो विंड, अगर ये पेड़ नहीं होता यहाँ पे, तो ये विंड इस मिट्टी को उड़ा के ले जाता, सॉइल इरोजन कर देता। लेकिन ये शेल्टर बेल्ट होने का वजह से इस जो पेड़ का लाइन है, इसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये शेल्टर बेल्ट होने का वजह से यहाँ का मिट्टी जो है वो इरोड होने से बच जाएगा। तो और ये सब स्पेशली ड्राई एरिया में देखने को मिलता है, सूखा एरिया में मिट्टी हवा से उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट करने से लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। दूसरा, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ये तो कर ही सकते हैं। फिर तीसरा, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बूसेस। सैंड ड्यून्स क्या होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, हवा से ये मिट्टी बह बह के एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये मिट्टी और कहीं बह के ना जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, थॉर्नी बूसेस। तो चूँकि ड्राई एरियाज है, इसलिए जो कांटेदार झाड़ है वो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल प्लांट तो यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा उतना अच्छे से। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो हम लोग एरिड एरियाज़ में फॉलो करेंगे। और बात करें जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल या फिर सब अर्बन एरिया है, वहाँ पे क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहला होगा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड करना होगा। ठीक है, जो भी जहाँ पे कचरा फेंका जाता है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, ये दूसरा तरीका होगा। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकल रहा है, उसको अच्छा से ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिस्पोज करना है। तो ये कुछ तरीका अपनाएंगे हम इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज़ में, समझे। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको याद रखना है। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉइल एज अ रिसोर्स। जो मिट्टी है वो भी एक रिसोर्स है। अब कई सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है, लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, लैंड जो है ना, लैंड मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे वाटर नहीं है। अब वो चाहे रॉकी भी हो सकता है, ठीक है, रॉकी एरियाज़ को भी लैंड बोलेंगे। लेकिन सॉइल क्या है, जो लूज पार्टिकल्स है। सॉइल आप समझते हैं ना, वो सिर्फ अर्थ का फ्यू सेंटीमीटर्स जो एरिया है, आप जिस भी ज़मीन पे है, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी है, उसके बाद खोलेंगे तो रॉकी एरियाज़ निकलने शुरू हो जाएंगे, तो उसको सॉइल बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रीशियस रिसोर्स है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये याद रखिएगा, हाँ, सॉइल क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नंबर 2, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। समझ में आ ही गया होगा। तीसरा पॉइंट है, द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक होगा। वो रॉक वेदरिंग के प्रोसेस से, कभी हवा बहेगा, कभी धूप आएगा, ठीक है, और कोई भी केमिकल प्रोसेस, इसमें कुछ इंसेक्ट्स रह रहे हैं, कैसा एनिमल्स रह रहे हैं, वो सब डिपेंड करेगा। उन सब फैक्टर से ये जो रॉक है ये थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टूटते टूटते पहले बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े होते होते ये सॉइल बन जाएगा, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बन के सॉइल बन जाएगा। समझ रहे। तो वो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा ये प्रोसेस पूरा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो रिलीफ मतलब लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, पहाड़ी एरिया है कि प्लेन है कि प्लेटू जैसा है। पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, और क्लाइमेट, और उसके बाद वेजिटेशन, किस टाइप का प्लांट वहाँ पे ग्रो कर रहा है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, कितना समय के लिए ये सब चीज़ हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल कितना बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक कैसा है जिससे वो सॉइल बनेगा, फिर क्लाइमेट कैसा है, प्लांट लाइफ कैसा है, और एनिमल लाइफ कैसा है, और टाइम कितना है। ठीक है, फिर वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी वहाँ पे बह रहा है कि नहीं, विंड कैसा बह रहा है, अगर ग्लेशियर है तो वो बह रहा है कि नहीं, मतलब फ्लो कर रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सब भी क्या है, ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो चेंजेस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन,
color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types. तो देखिए अब वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, किस फैक्टर से सॉइल बना है, किन किन फैक्टर से, ठीक है, मतलब रिलीफ कैसा था यहाँ पे, पैरेंट रॉक कैसा था, वेजिटेशन कैसा था, ये सब फैक्टर्स देख के इसके बाद सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल का मोटाई कितना है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, कितना मुलायम है, कितना खुरदुरा है, कोर्स है, उस सॉइल का कितना पुराना है, फिर सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इन सब के बेसिस पे सॉइल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सॉइल को टोटल हमारे एनसीईआरटी बुक में 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, उसके बाद है यहाँ पे ब्लैक सॉइल, उसके बाद आता है यहाँ पे भी लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला हम देख रहे थे एलुवियल सॉइल, उसके बाद है ब्लैक सॉइल, उसके बाद आ जाएगा एरिड सॉइल, उसके बाद लेटराइट सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। टोटल 6 टाइप्स के हैं। चलिए एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलुवियल सॉइल को। तो बात करें इसके कुछ फीचर्स का, देखिए ये सबसे मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है और कहाँ पे पाया जाता है, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स पाया जाता है। मैप में देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है। तो अगर हम कभी भी कोई नॉर्दर्न प्लेन बोल रहे हैं तो नॉर्दर्न प्लेन इसको बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। तो इंटायर हम लोग का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। कैसे पता ये एलुवियल, देखिए यहाँ पे लाइट ग्रीन लिख के एलुवियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलुवियल सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है। किस किस रीजन में फैला हुआ है ये देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजस्थान गुजरात का कुछ पार्ट भी एलुवियल सॉइल है, फिर वेस्ट बंगाल है यहाँ पे एलुवियल सॉइल, और ये सब तो एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट, कंट्री को समझ रहे हैं ना, ये हो गया ईस्टर्न साइड और ये हो गया वेस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड जो है जहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियाँ हैं, तो यहाँ का जो ये रीजन है कोस्टल रीजन, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे है। फिर उसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो एलुवियल सॉइल है ये 3 नदियाँ से मेन बनता है। पहला तो यहाँ पे हम लोग का मेन है गंगा नदी, वो इस सॉइल को डिपॉजिट करता है। फिर यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो भी इस सॉइल को डिपॉजिट करता है। और यहाँ पे हम लोग का जो इंडस रिवर सिस्टम है वो भी इस सॉइल को डिपॉजिट करता है। तो ये 3 रिवर का नाम याद रखिएगा, समझे इतना। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स को ये कवर करता है। These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। ये तीनों रिवर इस सॉइल को डिपॉजिट किए हैं। फिर अगला पॉइंट है these soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। ये सॉइल राजस्थान और गुजरात स्टेट्स में भी फैले हुए हैं। फिर एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। जो हम आपको बोले थे, जो ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, ये वाला रीजन, ये भी यहाँ पे एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। और ये सब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब इसी साइड फ्लो करते हैं। चलिए, तो ये पहला पैरा खत्म। जो अंडरलाइन किए हैं वो सब आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे इसके टेक्सचर के बारे में। तो एलुवियल सॉइल जो है उसमें सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है। मतलब इन तीनों में डिफरेंस यही है कि सबका पार्टिकल का साइज़ कैसा है। सैंड में मतलब बालू में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, सिल्ट में इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे थोड़ा, और क्ले में सबसे मुलायम मिट्टी होता है ये क्ले, ठीक है। तो एज वी मूव इनलैंड, इनलैंड मतलब अवे फ्रॉम द ओशन या फिर सी, जैसे जैसे आप धरती की तरफ जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स द रिवर वैली आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सॉइल पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये अगर रिवर वैली है तो आप इनलैंड, लैंड की तरफ जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे लैंड रिवर की तरफ आएंगे तो पार्टिकल का साइज़ छोटा छोटा मिलते जाएगा आपको, समझे। चलिए, फिर इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, द सॉइल आर कोर्स। वही ऊपर का इलाका में जो मिट्टी है वो थोड़ा खुरदुरा, थोड़ा रफ मिलेगा आपको। इस टाइप के सॉइल मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पिडमोंट प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। पिडमोंट प्लेन क्या होता है, पिडमोंट प्लेन का मतलब होता है एन एरिया फाउंड ऑन द फुट ऑफ माउंटेन या फिर हिल्स। मान लीजिए बहुत सारा माउंटेन है, तो इसके नीचे का जो एरिया है इसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेन, ठीक है। तो ऐसा जो मिट्टी जिसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये पिडमोंट प्लेन में पाया जाता है। और पिडमोंट प्लेन का कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है, दुआर्स, चोस, तराई, ये सब कुछ पिडमोंट प्लेन से, ठीक है।
अब यहाँ पे एलुवियल सॉइल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एज, मतलब वो मिट्टी कितना पुराना है इसके बेसिस पे एलुवियल सॉइल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है ओल्ड एलुवियल जिसको बांगर भी बोलते हैं, और दूसरा है न्यू एलुवियल जिसको खादर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आता है खादर सॉइल और बांगर सॉइल में। तो आप इस टेबल को देखिए, इसको आपको तैयार करना है। खादर सॉइल जो है इट इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, और बांगर जो है इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये तो समझ में आ गया, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, खादर सॉइल में हमें लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, कंकर इसमें थोड़े कम देखने को मिलेंगे, और बांगर सॉइल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस होगा इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल ज़्यादा है, थोड़ा मुलायम होगा ये मिट्टी, और जो बांगर सॉइल है उसमें लेस फाइन पार्टिकल्स है। और चूँकि ये खादर फाइन पार्टिकल से बना हुआ है इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल है, और बांगर सॉइल लेस फर्टाइल है। तो ये 4 पॉइंट का डिफरेंस खादर और बांगर सॉइल का बीच में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही सब बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, आप उस टेबल को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, वो काफ़ी होगा। बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में एलुवियल सॉइल का, तो देखिए ये वेरी फर्टाइल है। फिर इस मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम ये सब अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, और ये किसी भी मिट्टी में अगर ये सब केमिकल्स है तो वो आइडियल होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ये सब क्रॉप ग्रो करने के लिए ये एलुवियल सॉइल काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देखिए, चूँकि एलुवियल सॉइल काफ़ी हाईली फर्टाइल होता है, इसलिए ऐसा रीजन जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है वो रीजन काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे लोगों का संख्या ज़्यादा होता है, और इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, उस रीजन में मतलब काफ़ी ज़्यादा खेती भी किया जाता है। ठीक है, और अगर ये सॉइल किसी ड्राई रीजन में पाया जाता है तो ये सॉइल का नेचर अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसको हम लोग खेती में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अगर इसका सिंचाई कर दे और थोड़ा ट्रीटमेंट कर दे, मतलब इसका हम एल्कलिनिटी टेस्ट करके कितना बेसिक है उस हिसाब से हम इसमें कुछ एसिडिक चीज़ डाल देंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, सॉइल न्यूट्रल हो जाएगा, और उसको वहाँ पे फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही था एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ पॉइंट, याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे सॉइल पे जो कि है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनका कलर ब्लैक होता है, और इनको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ये ब्लैक सॉइल काफ़ी बेस्ट होता है फॉर ग्रोइंग कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए इस ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कोई भी रॉक टूट के ब्लैक सॉइल बनेगा ये डिपेंड करेगा दो चीज़ पे, कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है और पेरेंट रॉक मटेरियल कैसा है। ठीक है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन। ये मेनली पाया कहाँ पे जाता है? इन द डेक्कन ट्रैप, मतलब बसाल्ट रीजन में पाया जाता है, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। इसको समझते हैं मैप में, डेक्कन प्लेटू समझते हैं आप, इस रीजन को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर नॉर्थ वेस्ट बात किया जाए तो ये देखिए, नॉर्थ मतलब ऊपर का तरफ और वेस्ट का मतलब इस साइड वाला, तो इस रीजन में जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। ये देखिए, डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक है, जो लावा निकल के आया हुआ है इसी से ये बना है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि महाराष्ट्र में मेनली कौन सा टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है, तो आपको लिखना होगा ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ठीक है, तो मेनली जो पेनिनसुलर इंडिया है वहीं पे ये सब पाया जाता है। तो यही बोला गया है कि ये जो रीजन है गोदावरी और कृष्णा वैली, यहाँ पे पाया जाता है मिट्टी ये। ठीक है, तो आपके सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी सॉइल है किस किस रीजन में पाया जाता है वो आप अच्छे से तैयार करें। तो ये मैप को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, कि कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, एरिया याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन या डेट इज़ क्लेई मटेरियल, काफ़ी मुलायम मिट्टी होता है ये। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, पानी काफ़ी अच्छा ये अब्जॉर्ब करते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा ये रिच है इन सॉइल न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड
लाइम, ये सब चीज़ों में ये काफ़ी रिच है। तो दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, लेकिन फॉस्फोरस वाले एलिमेंट में ये काफ़ी पुअर है, इसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब बहुत गर्मी पड़ता है तो इसमें क्रैक्स हो जाता है, और ये क्रैक्स हेल्प करता है इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। एरेशन का मतलब होता है सॉइल में एयर मिक्स हो जाता है, ठीक है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. ये सॉइल जब भीगा होता है ना तो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, इसलिए इस पे काम करने से पहले क्या करना पड़ता है, इसको प्रॉपर टीलिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही पहला बारिश हो जाता है उसके बाद इसको थोड़ा हल से जोत दीजिए, तब ये सॉइल खेती करने के लिए बेस्ट होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको ब्लैक सॉइल से तैयार करके रखना है। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स पे। अब स्टार्ट करते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स। तो देखिए, रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है। ऐसे एरिया जहाँ पे कम बारिश होते हैं और वहाँ पे इग्नस रॉक से तो रेड सॉइल वहीं पे डेवलप होते हैं, और ये कंट्री के ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाए जाते हैं। तो डेक्कन प्लेटू हम अभी आपको बताएं, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ईस्टर्न पार्ट, तो ये रहा ईस्टर्न पार्ट जो रेड से मार्क किया हुआ है, और साउदर्न पार्ट जो रेड से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे रेड सॉइल और येलो सॉइल फाउंड किया जाता है, समझे। और ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चन इसी मैप से आने वाले हैं, ठीक है, कि कौन सा मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पेडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पेडमोंट जोन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि एन एरिया फाउंड ऑन द फुट ऑफ माउंटेन या फिर हिल, माउंटेन का नीचे वाला इलाका को पेडमोंट प्लेन बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न घाट एक माउंटेन का नाम है, ठीक है। तो इसका जो पेडमोंट प्लेन है वहाँ पे ये रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कंट्री का वेस्टर्न साइड में होगा। तो ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट यहाँ पे होता है, तो यहाँ का जो उसका पेडमोंट प्लेन है वहाँ पे ये रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, समझे। चलिए, और देखते हैं कुछ और फीचर है कि नहीं। अब बात करते हैं इसको रेड सॉइल कहते क्यों हैं। दिस सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब आयरन ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चला जाता है तब इस सॉइल का कलर रेड हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोलते हैं। और इसी सॉइल को येलो सॉइल कब बोलेंगे, जब इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जब इसमें थोड़ा पानी आ जाए तब यही रेड सॉइल येलो सॉइल कहना, मतलब येलो सॉइल जैसा दिखने लगेगा, इसलिए इसको येलो सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से तैयार कीजिएगा, कहाँ पे पाया जाता है और इसको रेड सॉइल क्यों बोलते हैं, येलो सॉइल क्यों बोलते हैं। चलिए, तो इतना ही था रेड एंड येलो सॉइल। अब आते हैं लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट शब्द जो है ये लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव किया गया है, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। इस सॉइल का यूज़ किया जाता है ब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट होता है जिसमें अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, मतलब एक बार बारिश होगा फिर पूरा सूखा सीजन आ जाएगा, ड्राई सीजन, लेकिन टेम्परेचर हाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। तो लेटराइट सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप होता है जहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता हो। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग का मतलब होता है, लीचिंग इज द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन एंड इरिगेशन। जब किसी मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बारिश के कारण बह के चला जाए तो इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं, इससे मिट्टी खराब होता है, ठीक है। तो जब हैवी रेन के कारण जब बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाए तब इस टाइप का सॉइल बनता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स का और फीचर देखें तो ये काफ़ी डीप और वेरी डीप होता है, मतलब काफ़ी मोटा लेयर होता है इसका नेचर एसिडिक होता है, मतलब pH लेस देन 6.0 होता है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है क्योंकि यहाँ पे पता ही है लीचिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, और ये ज़्यादातर साउदर्न स्टेट्स में पाया जाता है। साउदर्न स्टेट्स में कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में, वेस्टर्न घाट वाले साइड में ये रहा, ये लेटराइट का कलर है ये वाला,
तो वेस्टर्न घाट वाले साइड में, प्लस यहाँ पे ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला रीजन, फिर नॉर्थ ईस्ट भी लिखा गया था, तो नॉर्थ ईस्ट में हाँ ये 2 रीजन में यहाँ पे पाया जा रहा है लेटराइट सॉइल। समझे? चलिए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इट इज़ ह्यूमस रिच। अब देखिए इस सॉइल पे कभी कभी डेसिडियस या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, तो वहाँ पे इस सॉइल का नेचर क्या होता है, ये ह्यूमस रिच होता है। ह्यूमस क्या होता है, एक टाइप का खाद समझ लीजिए, ठीक है, काफ़ी डार्क कलर का होता है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमस पाया जाता है। लेकिन ऐसा रीजन जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है और एरिया ड्राई है, तो वहाँ पे ये जनरली ह्यूमस पुअर होता है। समझे? चलिए फिर दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। इनका ये बहुत जल्दी इरोड भी होते हैं, बह के चले जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। अगर हम सही तरीके से सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करें, खासकर से हिली एरियाज़ में इन सभी स्टेट्स के, तो यहाँ पे इस सॉइल का यूज़ करके हम टी एंड कॉफ़ी को ग्रो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, जिसको काजू बोलते हैं, ठीक है। तो रेड लेटराइट सॉइल इस सब एरिया में यूज़ किया जाता है कैश्यू नट ग्रो करने के लिए। तो सिंपल सा है, आपको ये सब याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ समझने का चीज़ है नहीं। इसका फीचर्स आप याद करते चलिए, लेकिन जो चीज़ हम अंडरलाइन किए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड लास्ट पे, जो कि है एरिड सॉइल। एरिड शब्द का मतलब होता है ड्राई, ये ड्राई सॉइल है, ठीक है। इसका कलर रेड से ब्राउन तक होता है, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी, बालू जैसा दिखेगा, ये सलाइन नेचर का होता है। और कई एरिया में तो सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि इस मिट्टी से कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट याद है, NaCl। चलिए, बाय एवापोरेटिंग द वाटर, पानी उड़ा देंगे तो इस सॉइल से कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तब चूँकि इसका नाम ही है ड्राई सॉइल, ठीक है, तो इसके सॉइल में ह्यूमस भी नहीं होता है, मॉइस्चर भी नहीं होता है। और इस सॉइल का जो लोअर होराइजन है, नीचे का जो लेयर है, इसमें क्या पाया जाता है, कंकर पाया जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। क्योंकि नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे उतना कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये सॉइल होराइजन है, तो ऊपर में तो आपका है ड्राई सॉइल, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे कंकर स्टार्ट हो जाएगा। ये कंकर किससे बना होता है, कैल्शियम का कोई केमिकल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये कंकर लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कंकर लेयर है, द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये कंकर लेयर क्या करता है, जब पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर से सोखा हुआ पानी आ रहा है नीचे, ये पानी को और नीचे जाने से रोक देता है, ठीक है। ये कंकर लेयर का रोल है यहाँ पे। तो आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो इसीलिए इसका अगर अच्छे से सिंचाई कर दे, इरीगेशन कर दे, तो यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, जैसा कि देखने को मिला है वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। ये वेस्टर्न राजस्थान में इस टाइप का मिट्टी पाया जाता है, लेकिन प्रॉपर इरीगेशन के बाद यहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। चलिए, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं एरिड सॉइल, लेकिन सब धुंधला धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से। लार्ज सॉइल पे आते हैं, जो कि है फॉरेस्ट सॉइल। तो नाम से ही पता चल रहा है, चूँकि ये फॉरेस्ट सॉइल है तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ में पाया जाता है, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। और इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है कि वो सॉइल कहाँ, माउंटेन के किस साइड में पाया जाता है। अगर ये सॉइल माउंटेन के वैली साइड में पाया जाता है, ठीक है, नीचे वाले साइड में पाया जाता है, तो यहाँ पे लोमी और सिल्टी, मतलब काफ़ी मुलायम ये सॉइल होगा। और अगर ये सॉइल ऊपर माउंटेन के ऊपर वाले साइड में पाया जाता है, अपर स्लोप्स में, तो ये सॉइल काफ़ी कोर्स होगा। समझे? ये 2 बात आपको याद रखना है। और जहाँ जहाँ माउंटेन स्नो कवर्ड होता है, वहाँ पे ये सॉइल क्या एक्सपीरियंस करता है, डिन्यूडेशन एक्सपीरियंस करता है। डिन्यूडेशन क्या होता है, एक टाइप का सॉइल इरोजन ही है, जिसमें आइस के जरिए, ठीक है, ये जो ग्लेशियर्स के जरिए ये जो सॉइल है वो बह जाता है। तो हिमालयस में ये डिन्यूडेशन फीचर देखने को मिलता है। और इनका जो नेचर है वो एसिडिक है, विथ लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कम है यहाँ पे। और वो सॉइल जो वैली के लोअर पार्ट्स में पाए जाते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। ये इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये अगर माउंटेन है तो ये जो वैली पार्ट है ना, ये वैली पार्ट है, यहाँ पे जो ये सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल होता है। चलिए, तो इतने आपको यहाँ से तैयार करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं।
अब हम स्टार्ट करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हमें तीन चीज़ पढ़ना है। सॉइल इरोजन का डेफिनेशन क्या है, फिर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन और फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये तीन चीज़ करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। पहले तो मिट्टी का कवर हटेगा और कहीं पे बह के चला जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। समझ में आ गया? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। नेचर में मिट्टी जिस रेट से बनता है उसी रेट से मिट्टी भी खराब होता है, ठीक है, और नेचर में ये बैलेंस हमेशा बना रहता है। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब का वजह से जो सॉइल इरोजन का स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और नेचुरल फोर्सेस भी है जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब भी क्या करते हैं, सॉइल इरोजन कराते हैं। तो ये हम अब स्टार्ट कर चुके हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहला कॉज आप लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑल दिस लीड टू सॉइल इरोजन। नंबर 2 में लिखेंगे नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, ठीक है। तो 2 रीजन हमने देख लिया। आते हैं तीसरे रीजन पे जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। तीसरा रीजन है बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। कभी कभी जहाँ पे क्लेई सॉइल है, ठीक है, काफ़ी मुलायम मिट्टी है, जब वहाँ से रनिंग वाटर बहता है तब क्या होता है, वहाँ पे डीप चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसको गली बोलते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लेई मिट्टी था, जब पानी बहा तो ऐसे डीप चैनल्स क्रिएट हो गए, देख पा रहे हैं आप। इसी को यहाँ पे गली बोला जा रहा है। तो दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। इस टाइप के लैंड को बैड लैंड बोलते हैं, ठीक है। और यही चंबल रिवर मध्य प्रदेश के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो चंबल बेसिन में ऐसे लैंड को क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है रेवाइंस का पिक्चर। तो ये तीसरा रीजन आप याद रखिएगा, रनिंग वाटर, ठीक है। आते हैं चौथे रीजन में। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। कभी कभी वाटर क्या होता है, एक शीट मतलब एक पूरा लार्ज एरिया को कवर करते हुए वाटर फ्लो करता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ऐसे केस में जो पूरा टॉप सॉइल है वो पूरा का पूरा टॉप सॉइल का लेयर ही खत्म हो जाता है। इस इरोजन को बोलते हैं सॉइल इरोजन। समझ रहे हैं ना? शीट का मतलब एक चादर की तरह, मतलब इस पूरा ऐसे पानी बहेगा पूरा, ठीक है, पूरा ऊपर का टॉप सॉइल ख़राब कर देगा ये, इसको शीट इरोजन बोलते हैं। और कभी कभी विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड भी कभी कभी मिट्टी को बहा के ले जाता है, इसको विंड इरोजन बोलते हैं। इससे आपका ये होता है, सैंड ड्यून्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमने 5 रीजन देख लिया। आते हैं 6th रीजन पे। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। गलत तरीके से फार्मिंग करेंगे तो भी सॉइल इरोजन होगा, जैसे कि प्लॉगिंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, तो इसका स्लोप इस तरफ है ना, तो आप अगर इसका जोताई भी मतलब प्लगिंग भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तब क्या होगा, इधर इधर गड्ढा बन जाएगा ऐसे करके। जब भी पानी बहेगा तो पानी को फ्लो करने के लिए आसान रास्ता मिल जाएगा। तो ये गलत तरीका का प्लगिंग होता है, ठीक है। इससे सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गया 6th रीजन की डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? तो टोटल 4 सॉल्यूशन है यहाँ पे। सबसे पहला है कंटूर प्लगिंग, दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है शेल्टर बेल्ट। चलिए देखते हैं कंटूर प्लगिंग क्या होता है। तो प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डी एक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अभी हम बोले थे कि ये माउंटेन है, इसका स्लोप इस तरफ है, इस तरफ ढलान है, तो अगर इसी तरफ हम प्लगिंग भी कर देंगे, जोताई भी इसी तरफ कर देंगे तो पानी और इजीली बहेगा। तो हम लोग इस तरफ प्लगिंग ना करके हम क्या करेंगे, ये अगर माउंटेन है तो हम लोग ऐसे करके जोताई करेंगे, समझ रहे, इधर इधर फसल लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब पानी बहेगा तो थोड़ा तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कष्ट होगा पानी को नीचे बहने में, ठीक है। इस वजह से मिट्टी कम बहेगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कंटूर प्लगिंग करना। दूसरा है स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, जिसको टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। टेरेस कल्टीवेशन आज इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मतलब पहाड़ में सीढ़ी जैसा स्टेप्स बना देना, ठीक है। तो सीढ़ी बन जाएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा पानी का स्पीड कमेगा और सॉइल इरोजन कम जाएगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। इन सब एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फिर अगला पे आते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग पे।
देखिए, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड. दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर फसलों के बीच में जो खाली मिट्टी होता है, अगर उस मिट्टी को ऐसे ही ना छोड़ के वहाँ पे क्या ग्रो कर देंगे, ग्रास. ठीक है, ग्रास का पट्टी ग्रो कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो विंड से मिट्टी कम बहेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. आते हैं चौथे सॉल्यूशन पे. चौथा सॉल्यूशन है शेल्टर बेल्ट. तो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे. तो रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर हम ट्री को ऐसे प्लांट कर देंगे और बीच में फसल है, इससे जो क्या होगा, ये ट्री है, ये विंड को रोक लेगा और विंड इरोजन यहाँ पे बच जाएगा. ठीक है, तो इसको शेल्टर बेल्ट से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे वही लिखा है, दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया. खासकर ये डेजर्ट एरिया में काफ़ी हेल्प करेगा. यहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है, मिट्टी बह जाता है, आपको पहले भी बताए थे, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. तो ये और कहीं बह के ना जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेल्टर बेल्ट प्लांट कर देंगे. ठीक है, चलिए, तो ये चारों सॉल्यूशन आप याद रखिएगा. तो इस टॉपिक से इतना ही कवर करना है. व्हाट इज सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन और सॉल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन. तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है. चलिए, कुछ यहाँ पे MCQs है, इसको देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर. आयरन किस टाइप का रिसोर्स है. तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर खुद ही दीजिए पहले. तो उम्मीद करते हैं आपने सही आंसर दिया होगा. क्या आयरन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्या खुद ब खुद ये रीजनरेट होगा, नहीं होगा. तो रिन्यूएबल नहीं है, तो ये कौन सा रिसोर्स होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा. आयरन एक फ्लो रिसोर्स भी नहीं है, बायोटिक रिसोर्स भी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से अपटोन्ड है. अगर ऑप्शन में अबायोटिक होता तो कुछ हम लोग कुछ सोचते. चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट. टाइडल एनर्जी कौन सा टाइप का एनर्जी नहीं है. तो टाइडल एनर्जी रिप्लेनिशेबल है, अबायोटिक भी है, ये नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड है. टाइडल एनर्जी समझते हैं ना, जो समुद्र में जो टाइड्स है, लहरें हैं, उनका जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है. नॉन रिसाइक्लेबल है. ठीक है, और क्या टाइडल एनर्जी ह्यूमन मेड है, नहीं. तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, कैन नॉट बी पुट, तो ये ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब. पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का क्या कॉज है. तो पंजाब चूंकि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो यहाँ पे ओवर इरीगेशन इसका मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड. तो टेरेस कल्टिवेशन अभी हमने देखा था हिली एरियाज़ में, हिमालय में प्रैक्टिस किया जाता है. तो इसका आंसर होगा जो हिमालयन स्टेट है, जिसकी उत्तराखंड, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड. ब्लैक सॉइल का नाम सुनते ही मन में आता है इसका कॉटन का ख्याल, और कॉटन महाराष्ट्र. ठीक है, ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. तो यही सब कुछ क्वेश्चंस है. उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे. तो वीडियो में कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. और इस चैप्टर से मैप के लिए सिर्फ आपको सॉइल का ये याद रखना है कि सॉइल, कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.